नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे दिल्ली के दंगल की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चल रहा प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम गया। 5 फरवरी दिल्ली की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। बीजेपी अपने 27 वर्षों के राजनीतिक वनवास को पूरा कर दिल्ली की सत्ता पर पुनः वापसी चाहती है। कांग्रेस को अपने 17 साल के वनवास को खत्म करना है तो आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती अपनी सरकार को बचाए रखने की है। दिल्ली के चुनाव में किसकी जीत होगी और किसकी हार, यह तो 8 फरवरी को पता चल पाएगा। लेकिन एक संदेश जो दिल्ली चुनाव से साफ हो रहा है वो ये कि इस चुनाव ने महागठबंधन के बंधन को तार तार कर दिया है। महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों ने कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर जता दिया है कि वो उनके नेतृत्व को आगे स्वीकार नहीं करेंगे। महागठबंधन में शामिल जिन पार्टियों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है उनका दिल्ली में कोई वजूद नहीं है। फिर भी उन्होंने बाकायदा बयान और लेटर जारी कर केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान किया है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ एम.के. स्टालिन की पार्टी डीएमके ने तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और लालू यादव की आरजेडी ने समर्थन से आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव में भले ही कोई मजबूती मिले या ना मिले, वोट बैंक में कोई इजाफा हो या ना हो, लेकिन उनके समर्थन ने कांग्रेस को इतना तो जता ही दिया है कि क्षेत्रीय दलों के कंधों पर बंदूक रखकर कांग्रेस देश की राजनीति का अगुवा नहीं बन सकती। कांग्रेस को इन क्षेत्रीय दलों की तरफ से साफ संदेश है कि जिस राज्य में भी जो क्षेत्रीय दल मजबूत है उसे सभी को मिलकर समर्थन देना होगा बीजेपी के खिलाफ। दिल्ली में कांग्रेस का मजबूती से लड़ना आम आदमी पार्टी के साथ साथ महागठबंधन की दूसरी पार्टियों को भी रास नहीं आ रहा है, लेकिन दिल्ली के दंगल में मजबूती से उतरना कांग्रेस की भी मजबूरी है। कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से दिल्ली में खाता तक नहीं खोल पाई है, लेकिन इस बार उसका पूरा कंसंट्रेशन दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में है, जहां से उसे उम्मीद है कि शायद उनका खाता खुल जाए। और इन इलाकों में ही एमसीडी चुनाव में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के मुकाबले जीत हासिल हुई थी और इससे भी कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है। कांग्रेस को लग रहा है कि दिल्ली के मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में जोर लगाया जाए तो उनका खोया हुआ मुस्लिम वोट बैंक फिर से उन्हें मिल सकता है। 2020 में दिल्ली दंगा के बाद से दिल्ली का मुसलमान केजरीवाल से नाराज चल रहा है और यही वजह है कि एमसीडी चुनाव में कांग्रेस को उन क्षेत्रों में कामयाबी मिली जहां आपका कब्जा था। एमसीडी चुनाव में दिल्ली के मुस्तफाबाद की 2 पार्षदों की सीट कांग्रेस ने अपने खाते में कर लिया। मुस्तफाबाद के अलावा ओखला, सीलमपुर, बल्ली मारान और मटिया महल मुस्लिम बहुल सीट हैं जहां तकरीबन 45% मुस्लिम आबादी है और इन सीटों पर आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। मुस्तफाबाद और ओखला में जरूर ओवैसी की पार्टी त्रिकोण बना रही है, लेकिन वहां पर मुकाबला जो है इन्हीं 2 पार्टियों के बीच में मुख्य तौर पे है। करीब 13% आबादी वाले दिल्ली में मुस्लिम जो है 5 सीट जो है वहां से 5 विधायक मुसलमान के हैं और करीब 13 सीट ऐसी है जहां पर मुसलमान जो है अपनी बढ़त रखते हैं, अपना दबदबा रखते हैं और वो जिसके पक्ष में जाते हैं जीतता विधायक उन्हीं का है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या दिल्ली का मुसलमान केजरीवाल के सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि के कारण कांग्रेस से नजदीकी बढ़ा रहा है। क्या दिल्ली में कांग्रेस की मजबूती ने महागठबंधन के तार को कमजोर कर दिया है। क्या दिल्ली के चुनाव को कांग्रेस त्रिकोणीय बना पाएगी। क्या कांग्रेस का सारा प्रयास दिल्ली चुनाव में अपने मुस्लिम वोट बैंक को फिर से अपने पाले में लाने की है। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली में करीब 13% मुस्लिम मतदाता हैं। दिल्ली की कुल 70 में से 8 विधानसभा सीटें मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती हैं। इन सीटों पर दिल्ली में चुनाव जो है वो दिलचस्प होता जा रहा है और दिल्ली का मुसलमान किसे वोट करे इसको लेकर के अभी सस्पेंस जो है वो बरकरार है और कांग्रेस की मौजूदगी अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी दिखानी है तो उसे मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे ही खड़ा होना पड़ रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस जो है अपना पूरा कंसंट्रेशन मुस्लिम बहुल इलाके में लगाए हुए है और ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही कि आखिर क्यों केजरीवाल दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में अब तक प्रचार करने के लिए नहीं गए हैं। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ अमित जी है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, देव मोहन हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, सुरेंद्र स्वामी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर और धर्मेश शर्मा जी हैं हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर। और चर्चा की शुरुआत मैं
देव मोहन जी, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है, उनसे करना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं देव मोहन जी आपसे जानना चाहूँगा कि आज तो 5 बजे चुनाव का प्रचार का जो शोर है वो तो थम गया है, लेकिन कांग्रेस जितनी मजबूती से लड़ रही है, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें उतनी ही बढ़ती जा रही है। खासतौर पे जो मुस्लिम बहुल इलाके में कांग्रेस अपना कंसंट्रेशन बढ़ा रही है। क्या अंदर खाने कोई डील हुई है या क्या स्ट्रैटेजी है अरविंद केजरीवाल जी की, आपकी, जो मुस्लिम बहुल इलाके में आज तक किसी भी 5 सीटों पे जो है केजरीवाल जी प्रचार करने के लिए नहीं गए हैं? देखिए, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता डॉक्टर मुमताज रिजवी भी हमारे साथ है, माफ कीजिएगा, डॉक्टर मुमताज रिजवी जी का नाम मैं भूल गया था लेने के लिए। चलिए जी, बोलिए। देव मोहन सभी भूल जाते हैं। नहीं, आप ही पे चर्चा है, पूरा कंसंट्रेशन आप ही पे है, इसलिए मैं आपका नाम भूल गया। सबसे लास्ट में आपका नाम आया था। ये आगे बढ़ाते हैं जी, देव मोहन जी। देखिए, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता देख रही है कि पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को काम की, सेवा भाव की राजनीति देने का काम किया है। दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बढ़िया सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं को बहुत विश्व स्तरीय करने का काम किया। उसके बाद महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा जैसी चीजें की है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे बसों में लगाने की जिम्मेदारी हो या बस मार्शल्स की नियुक्ति, ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी ने की है। और अगले 5 साल में हम महिलाओं के लिए 2100 रुपए की जो सम्मान राशि है वो, बुजुर्गों के लिए जो संजीवनी योजना है, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हम लोग बसों में फ्री यात्रा, मेट्रो में 50% डिस्काउंट पे यात्रा कराने जा रहे हैं। दिल्ली देख रही है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने सेवा की राजनीति शुरू की और भारतीय जनता पार्टी ने जो गुंडागर्दी मचाई है, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी थी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने। 10 सालों में उन्होंने गैंगस्टर राज बना के रख दिया। सिर्फ गैंगस्टर घूम रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति थोड़ी सी कमाई करना, बिजनेस करना शुरू करता है, उसको वसूली उगाही के लिए कॉल करने लगते हैं। नहीं देने पे परिवार का परिवार साफ कर दिया जाता है। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार की घटनाएं रोज। ये वाली जो बात कही आपने सर, ये दिल्ली की बात है, वसूली वाली। कहां से, जब ये खबर मेरे से छूट गई लगता है, कहां से है ये वसूली वाली? जो ये वसूली वाली जो फोन करके वसूली करती है बीजेपी के। पिछले दिनों में नारायणा में एक परिवार का 6 महीने पहले एक भाई मार दिया, उसके बाद फिर पैसा कर देने लग गए, मांगने लग गए। पैसा नहीं देने पे फिर आके परिवार में अरविंद केजरीवाल जी मिलने गए थे परिवार से। वहां के अनंत जी, आऊंगा मैं अनंत जी के पास जी। देखिए, ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, वो बिल्कुल कर रहे हैं। मैं एक मैप भी दिखा देता हूं आपको। ये बीच में देखेंगे आप, यहाँ पे अमित शाह जी का घर है, जिसके 20 किलोमीटर के दायरे में दिख रहा होगा आपको। 20 किलोमीटर के दायरे में जो अमित शाह है, देश के गृह मंत्री है, वहीं इतना क्राइम फैला हुआ है, इतना गैंगस्टर चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से हर परिवार को 25,000 रुपए बचाने का काम किया है, उस तरीके से दिल्ली की जनता जानती है कि कांग्रेस को चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, आप बार बार पोस्टर दिखा रहे हैं, चुनाव आयोग का नोटिस आ जाएगा आपको। नहीं, हाँ ठीक है, वो देखा है मैंने। चलिए, वो तो खैर, देखिए, दिल्ली की जनता ये सारी चीजें जानती है कि मैं 25,000 रुपए 25,000 रुपए बचाने का काम जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बोल चुकी है कि वो आएंगे तो इन सारी सुविधाओं को रोक देंगे। शिक्षा के मॉडल को, जो शिक्षा को बंद कर देंगे। स्वास्थ्य का फ्री वाला जो कॉन्सेप्ट वर्ल्ड विश्व स्तरीय हमने बनाया, मोहल्ला क्लिनिक भी बंद कर देंगे, प्लस अस्पतालों में फ्री इलाज भी बंद कर देंगे। वो कहते हैं महिलाओं की बस यात्रा बंद कर देंगे। तो ये दिल्ली जानती है बंद तो करने की बात, मुझे लग रहा है कि आप लोग जो सब, आप तो तीनों पार्टियां फ्री में एकदम एक ही लेवल पे है, एक ही सब चीज फ्री में दे रहे हैं आप लोग। एक मोबाइल का बिल भी अगर आप लोग घोषणा कर देते, जब मैं वाईफाई फ्री करा दूंगा, मोबाइल का बिल दे दूंगा जी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, तीनों पार्टियां नहीं। दिल्ली की जनता तो देख रही है कि हमने करके दिखाया है। वही देख रहे हैं कि 15 लाख देने का वादा किया था, किसी को नहीं मिला। और अभी हाल ही में उड़ीसा में इन्होंने 1 साल पहले वादा किया कि हमारी सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। क्या हुआ वहां पे? ठीक है, ठीक है, चलिए अनंत जी के पास चलते हैं। ठीक है, आपने कह दिया, आपने पूरा प्रचार कर लिया अपना, पूरा पोस्टर वोस्टर भी दिखा दिया आपने। अनंत जी, क्या जवाब है आपके पास? जी मुकेश जी, सर्वप्रथम तो देखिए, मैं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठा हूं, बंगाली मार्केट से डिबेट में बैठा हूं, और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, देव जी आप भी सुनिएगा,
बंगाली मार्केट में बिजली नहीं है, पिछले आधे घंटे से दोपहर में 2 घंटे बिजली नहीं थी। अभी मैं मोमबत्ती में बैठकर डिबेट को दे रहा हूं, डिबेट में शामिल हुआ हूं। यह बड़ा ही दुख का बात है। मैं कहां बैठा हूं? अरविंद केजरीवाल जी के कॉन्स्टिट्यूंसी के बंगाली मार्केट में, और बिजली नहीं है। पिछले आधे घंटे से दोपहर में 3 घंटे बिजली नहीं थी। यह है दिल्ली के, नई दिल्ली की स्थिति, जहां से माननीय झूठा स्वयं अपने ईमानदार कहने वाला अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार, पहली बात। दूसरी बात, देव जी ने यह कहा कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भाजपा के लोगों के द्वारा, अरे पूरे देश ने देखा कि आपका विधायक अपने किस तरीके से गुंडों से पैसे मंगवाता है, पहले ठेकेदारी देता है, बाद में वसूली करता है, बाद में उसकी गिरफ्तारी होती है। आधा कैबिनेट दिल्ली का जो है वो जेल के अंदर है और बेल पर है। इवन कि आपके संयोजक और स्वघोषित ईमानदार, इस देश का सबसे भ्रष्ट पॉलिटिशियन जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, वो भी खुद बेल पर है। पहली बात। आज हम बात कर रहे हैं मुसलमानों को लेकर, जिस तरीके से तमाम विरोधी दलों ने मुसलमानों को रिझाने के लिए किस तरीके से झूठे वादे कर कर दिल्ली ही नहीं पूरे देश के अल्पसंख्यकों को एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। तो मुकेश जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक गजवाए हिंद की बात हो रही है पूरे देश में। पिछले 2 वर्षों से एनआईए ने गजवाए हिंद को लेकर देश में कई राज्यों में कई लोगों की गिरफ्तारी की है, और हमें यह लगता है कि दिल्ली के अंदर भी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के लोगों ने जिस तरीके से मिलकर दिल्ली को एक गजवाए हिंद में शामिल करना चाह रहे हैं, तो यह दिल्ली की जनता जान चुकी है, 3.25 करोड़ जनता, कि दिल्ली में गजवाए हिंद होने वाला नहीं है। और जिस तरीके से देश के तमाम और राज्यों में गजवाए हिंद को लेकर इस्लामिक सेंटरों के द्वारा जिस तरीके से हमारे देश के गरीब अल्पसंख्यक मुसलमानों को विरोधी दलों के द्वारा गलत तरीके से झूठे अफवाहों में फंसाकर उनके गरीब बच्चों को उनके समाज से जोड़ने के बजाय समाज से तोड़ने का काम कर रही है, इसका परिणाम भी दिल्ली में 5 तारीख के वोट के आधार पर दिल्ली की जनता करेगी और 8 तारीख को इसका परिणाम मिलेगा। और दिल्ली के अंदर मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में जिस तरीके से 2021 में दंगे करवाए, तो अब दिल्ली के मुसलमान भाई ये जान चुके हैं कि ये दंगे सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा रचा गया था। ये कांग्रेस भी जान गई, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान आपके साथ मिलकर लड़े और विधानसभा में वही ये कह रहे हैं कि हमारे राज्य के मुसलमानों को दंगा में धकेलने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया था। तो ये दोनों दल ये तय कर ले कि हमारे दिल्ली के जो मुस्लिम भाई हैं, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रह रहे हैं, उनको कैसे सामाजिक स्तर पे उनको ऊंचा बढ़ाना है। हमारा तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, तो सबका विश्वास। हम उस आधार पर चलते हैं, चाहे वो मुस्लिम सबका साथ कहां दे रहे हैं आप कह रहे हैं आदमी, आप कह नहीं मिल रही है सरकारी जी देव जी, विद्यालय। बोलिए। आप कह रहे हैं स्वास्थ्य जी देव जी, बोलिए। बंद कर देंगे, सबका साथ सबका विकास। अरे कैसे कल ही तो सारी चीजें साफ हो गई। कल ही तो कहा है अमित शाह ने कि कोई भी जो योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी, बाकी उसमें से केवल जो एजेंट है कमीशन खोर को बाहर किया जाएगा। ठीक है, आप लोग का समय हो गया। धर्मेश जी के पास में एक बार जी, मैं एक बार धर्मेश जी के पास आऊंगा, दोबारा फिर आऊंगा। धर्मेश जी, आप भी सुन रहे हैं, कांग्रेस को लेकर चर्चा हो रही है। कांग्रेस 2 चुनावों से तो 0-0 आ रही थी, 0 पे आउट हो जा रही थी। इस बार लग रहा है कि खाता खोल लेगी, और खासतौर पे मुसलमान वोट के बूते जो है खाता खोलने की उम्मीद लगाए बैठी है कांग्रेस। क्या आपको लगता है कि मुसलमान ही आपके वोटर हैं दिल्ली में, या और भी कोई वोट दे सकता है आपको? देखिए सर, मैं आपका यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट करेक्ट करना चाहूंगा। आपको याद होगा मैंने पिछले डिबेट में भी ये बोला था कि सबको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ग्राउंड पे काम नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पे बहुत अच्छा काम कर रही है और सबको साथ लेके काम कर रही है। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति जो चालू हुई थी वो कांग्रेस को बदनाम करके चालू हुई थी, और 10 साल में जनता को ये समझ में आ गया अगर दिल्ली के विकास के लिए कोई पार्टी काम कर सकती है वो कांग्रेस है। कांग्रेस का इस टाइम ग्राउंड पे बहुत अच्छा बेस बना हुआ है, बहुत अच्छा हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने मेहनत किया, और कोशिश करिए कि दिल्ली की जनता के हर कोने से, हर वर्ग की जनता का हम फायदा देखें, उनके भले के बारे में सोचें, उनको किस तरह वापस ऊपर लाना। और देखिए एक बात ध्यान रखिए, कांग्रेस शुरू से धर्मनिरपेक्ष पार्टी रही है, तो कभी भी हिंदू मुस्लिम वोट के ऊपर हमने ऐसे पार्टी कभी काम नहीं किया है। हाँ, ये जरूर है कि आपको शायद इस टाइम पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस मुसलमान इलाकों में काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं मीडिया भी ये समझ रहा है कि ग्राउंड पे एक्चुअली कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, हमने बहुत मेहनत करी है, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी। हम ये आपको श्योरिटी से बताते हैं कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी 10 साल के मुकाबले, और समाज के सभी वर्गों से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पूर्वांचल के लोग हों, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हो, कांग्रेस को बहुत ही अच्छी तरह वोट करेंगे, और उम्मीद करते हैं कांग्रेस दोबारा इस बार दिल्ली के अंदर सरकार बना पाएगी।
तो मैं बिल्कुल भी इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि कांग्रेस मुसलमानों के दम पे जीतना चाहती है। कांग्रेस दिल्ली के नागरिकों के दम पे जीतेगी, जो ये जान चुके हैं कि केजरीवाल जी जो है झूठी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका झूठों का कार्यक्रम चल रहा है और मुख्यमंत्री बनने के लोग। चलिए आप माने चाहे नहीं माने, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो ये मानते हैं कि भाई मुसलमान जो है इस बार शायद जो है कांग्रेस के साथ है, इसीलिए वो तो चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं गए वहां पे। आपके लिए तो अच्छी बात मुमताज। अरविंद केजरीवाल जी खाली मुसलमान नहीं, वो ये मानते हैं कि जो हमारा वोटर बेस था वो कांग्रेस के साथ जा चुका है। वो क्या कांग्रेस को बदनाम करके वो एक पूरी जन की राजनीति नहीं कर सकते। और मैं आपको फिर बार बार ये बात कह रहा हूं, उनका झूठ इस कदर चल रहा है, वो अभी भी जनता को ये नहीं बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं और जनता को ये बात समझ में आ गई कि जब सबसे बड़ा झूठ एक कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट अगर ये झूठ बोल सकते हैं हिंदू मुसलमान, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, कभी भी डिवाइड में बिलीव नहीं करती है। हमको जनता का भारी समर्थन मिलने वाला है, हमारे कार्यकर्ताओं। ठीक है, चलिए अब मैं डॉक्टर रिजवी हमारे डॉक्टर मुमताज रिजवी हमारे साथ हैं, मैं उन्हीं से पूछता हूं। डॉक्टर रिजवी, इस बार मुसलमानों का वोट किसकी तरफ जाएगा? दिल्ली का मुसलमान चाहे वो जब वोट देने के लिए जाता है तो उसका आकलन क्या होता है, किस आधार पर वोटिंग होती है? देखिए, मुझे लग रहा है कि जब आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी नहीं गए तो वो कांग्रेस के डर की वजह से नहीं बल्कि बीजेपी के डर की वजह से, कहीं ऐसा ना हो कि हम मुसलमानों के यहाँ जाएं और उनकी बात कर दें तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी जो है वो हिंदुत्व कार्ड खेल करके तो और पूरा वोट जो है तो मतलब आपको लगता है मुसलमान के पास चले कोई नेता चला जाता है तो वो बीजेपी के लिए नहीं? रिजवी साहब आप जो बोल रहे हैं, आप जो कि मुसलमानों के पास कोई वोट मांगने जाता है तो बीजेपी को फायदा होता है, मतलब ये आप कह रहे हैं? नहीं, वो डरते हैं। ये सिर्फ वोट मांगने की बात नहीं है, ये किसी मामले में नहीं गए आज तक। अरविंद केजरीवाल का क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? बल्ली महारान में 2015 के नहीं अब पिछले तीनों चुनाव में गए ही नहीं मुसलमानों के पास। रिजवी साहब तो इसलिए सुनिए, जब कोई काम नहीं करता तो उसे पता होता है कि वोट उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोग नाराज हैं, दिल्ली उर्दू अकेडमी तबाह हो रही है, माइनॉरिटी कमीशन तबाह हो रहा है, आप देख लीजिए वक्फ बोर्ड का क्या हाल है, तमाम जो माइनॉरिटी। तो इसलिए वो जाएं तो जाएं किस मुंह से, क्योंकि लोग ये कहेंगे ना कि जब दंगा हुआ था तब तो आप आए नहीं, जब सीए के खिलाफ मूवमेंट चल रहा था तब तो आए नहीं। तो ये एक है, उनको इसी बात का खौफ होगा। दूसरा ये, और गए क्यों नहीं कभी, क्योंकि उनको ये साबित करना है कि हम जो है बीजेपी के टक्कर वाली हिंदुत्व पार्टी हैं। कोई हमें ये ना समझ ले कि अब कांग्रेस जैसे। अब बचा कुचा जो है कांग्रेस देखिए सीए के मूवमेंट में भी साथ खड़ी रही। मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर के बात कर रहा हूं। आप देख लीजिए कि कांग्रेस के लीडरान कांग्रेस सीए के मूवमेंट में खड़ी रही, कांग्रेस के लीडरान जब दिल्ली फसाद हुआ तब वहां लोगों के साथ खड़ी रही। तो इसलिए उसको लगता है कि पिछले चुनाव में के बीच में तो उसे वोट मिलेगा। इसमें हैरानी की क्या बात है और इसमें डिबेट करने की क्या जरूरत है? भाई जो जिसके साथ रहेगा वो उसका वोट देगा। बीजेपी से मुसलमानों की दुश्मनी नहीं है, लेकिन 72 मिनिस्टर बनाए जाते हैं, एक भी मुसलमान नहीं रखा जाता है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन खत्म करने का काम किया जाता है और सारा सुधार जो है मोदी सरकार में मुसलमानों का ही होगा, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वक्फ हो, चाहे यूसीसी हो। मतलब हम सारी खराबी अगर वही है तो जहां खराबी होगी वही ठीक किया जाएगा ना सर? कहीं वोट नहीं देंगे रिजवी साहब, जहां खराबी होगी दुरुस्त तो वही किया जाएगा ना? नहीं, खराबी 3 तलाक आपके यहाँ है ना? 3 तलाक और कहाँ पे है? कोई देखिए बौद्ध और जैन में कहाँ है 3 तलाक? संसद बन के बैठे हैं, हाँ तो ठीक कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए पार्लियामेंट को। क्या बात कर रहे हो? क्या बोला आपने? फिर कोई बात थोड़ी है, क्यों गुनहगार वहां बैठे हुए? आपको पता है 250 अरे वक्फ बोर्ड आपके पास है, उसमें जो गड़बड़ियां हैं तो उसको ठीक किया जा रहा है। 3 तलाक आपके यहाँ होता है तो आपको ठीक किया जा रहा है। और क्या जो गड़बड़ियां हैं, देखिए आपको तो मुख्य धारा में लाने के लिए काम किया जा रहा है। तो आप लोग इसको बुराई क्या समझते हैं? आप अपने खिलाफ क्यों समझते हैं? इसको फेवर क्यों नहीं समझते? नहीं समझते, हम मुख्य धारा में हमेशा रहे हैं। लेकिन देखिए आप गांव में कभी गए कि नहीं? मैं गांव में बहुत रहा हूं सर। तो खेत में जहां पानी नहीं पहुंचता और खेत जो है बंजर टाइप का होता है तो वहां मेड़ बनाई जाती है ताकि वहां ज्यादा पानी पहुंच जाए, उसको तुष्टिकरण नहीं कहा जाता। लेकिन भाजपा जहां मुसलमानों को अगर थोड़ा सा कुछ दे दे, तुष्टिकरण। अरे भाई बताइए, 5000 करोड़ जितना महाकुंभ में खर्च हुआ है, क्या मुसलमानों के किसी प्रोग्राम में इसका आधा भी खर्च हुआ? भाई अरे भाई बहुसंख्यक आबादी का ये बहुसंख्यक आबादी का ये एक बात, ये धरती पे सबसे बड़ा जमावड़ा होता है
श्रद्धा की सबसे बड़ी जो है ये प्रोग्राम है ये श्रद्धा का। एतराज नहीं है, माँ लेकिन को तुष्टिकरण की जो बात आप लोग करते हो, भाजपा करती है, तो हमें बताइए आप ये क्या है। तो इसको तो ये आपको तुष्टिकरण लगता है, ये आपको तुष्टिकरण लग रहा है? नहीं, मुसलमान खुश होता है कि दुनिया भर से महाकुंभ में लोग आते हैं, मुसलमान खुश होता है। हम तो प्रयागराज के, सुनिए, हाँ। हम प्रयागराज के, हमारे घर में लोग रुकते हैं। हमने पहले भी कहा, और अभी जब आपदा आई वहां पे तो तमाम मुस्लिम जो है आपने देखा। चलिए ठीक है, ठीक है, आपने जितने सवाल उठाए सुरेंद्र स्वामी जी सुन रहे हैं, सुरेंद्र स्वामी जी जवाब देंगे इसका। सुरेंद्र स्वामी जी, क्या आपको लग रहा है कि जो रिजवी साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुसलमान जो है अरविंद केजरीवाल ये मान गए हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे, और मुसलमान भी इसलिए नाराज हैं क्योंकि मुसलमानों के साथ कभी वो खड़े नहीं दिखे? देखिए, बहुत सारी बातें तो इन्होंने बिल्कुल सही कही है और कुछ बातें इन्होंने कही नहीं है। मुसलमानों की, पहले मैं बात करूं इंडी गठबंधन की जी। जो इंडी गठबंधन बना था उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वो होता है जिसमें गाड़ियों को रिकॉल करना पड़ता है, वो ठीक नहीं हो सकती है। तो जितनी रीजनल पार्टीज हैं वो सब कांग्रेस को हराकर सत्ता में आई। तो इसलिए रीजनल पार्टीज को उस समय तो इन्होंने कर लिया गठबंधन, फिर इनको लगा कि भाई जो 99 सीटें कांग्रेस की आ गई वो भी हमारे दम पे आ गई, और उसके बाद इनको लगने लगा कि भाई अब तो कांग्रेस हावी हो रही है। तो अगर कांग्रेस की स्थिति ठीक होती है तो वो रीजनल पार्टीज को सीधे सीधे नुकसान करेगी, ये है राजनीति। इसलिए जितनी भी पार्टी हैं रीजनल, वो कांग्रेस को इस चुनाव में सपोर्ट नहीं कर रही है। बहाना उन्होंने ये बनाया है कि भाई जहां जो रीजनल पार्टी मजबूत है उसको मतलब जहां जो भी पार्टी मजबूत है उसको सपोर्ट दिया जाए। तो बिहार में कांग्रेस मजबूत नहीं है तो कांग्रेस के कहेंगे भाई आप आरजेडी को सपोर्ट कीजिए। पश्चिम बंगाल में भी यही होगा, तमिलनाडु में भी यही होगा, आपका झारखंड में भी यही होगा, महाराष्ट्र में भी यही होगा। तो इसलिए वो अब उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई आपने धोखे से 99 सीटें कर ली, अब आइंदा चुनाव जो होगा उसमें आप इस पे सहमत हैं तो आइए, नहीं तो अपनी लड़ाई अलग लड़िए। तो ये तो बात है कि क्यों केजरीवाल को यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है। अब जो दूसरी बात आती है मुस्लिम वोटर की, देखिए मुस्लिम की नाराजगी खुद से है, किसी से नहीं है। वो अभी तक 75 साल में ये तय नहीं कर पाया है कि उसकी फाइनल लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोदी जी ने, भाई रिजवी जी सुन लीजिए, मैं आऊंगा फिर आपके पास जी। मैं तो कह रहा हूँ आपकी लड़ाई खुद से हो रही है। मुमताज रिजवी जी, मैं आ जाऊंगा बीच में, प्लीज। आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था। आपकी लड़ाई, मुस्लिम की लड़ाई अपने से खुद से है। वो अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हम अपनी लीडरशिप लें या दूसरी लीडरशिप लें या हम क्या करें, कहां जाएं। तो ये लड़ाई इनकी बदस्तूर जारी है। अब उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि जहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जहां अब की बार एआईएम ने जो 2 कैंडिडेट्स अपने दिए हैं, दोनों जेल में हैं, दंगों में बंद हैं, उनके लिए पूरा मुस्लिम वोट करेगा, क्योंकि अगर वो एमएलए चुने जाते हैं तो उनको रिलीफ मिलने की उम्मीद रहेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जीते तो अभी वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके सरकार बनवाएगी। एआईएम भी जीतेगी तो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके सरकार बनाएगी, अपना बार्गेन करेगी। तो इसलिए मुस्लिम्स इस चुनाव में क्लियर हैं कि भाई 2 जो हमारे कैंडिडेट हैं जो जेल में हैं 2020 के दंगों में, एक तो उनके पीछे खड़े हो जाओ। अब जो बाकी सीटें बची है उसमें यह है कि जहां पर स्वामी जी आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा, ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस आएंगे तो सुरेंद्र स्वामी जी से वापस बात करेंगे, अपनी बात पूरी करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं। दिल्ली चुनाव पे कि किस तरीके से मुसलमान वोट जो है वो कंसंट्रेट हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ, इसी पर चर्चा करें। स्वामी जी हमारे साथ हैं, सुरेंद्र स्वामी जी। स्वामी जी अपनी बात पूरी करें। ये कह रहा था कि चाहे एआईएम जीते और चाहे कांग्रेस जीते, दोनों ही आम आदमी पार्टी को मदद करके उसकी सरकार बनवाएंगे। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? जो आपका अपना एआईएम का है, अब की बार मुझे लगता है कि वो जीतेंगे, दोनों कैंडिडेट जीतेंगे वहां से। जो बची हुई सीटें हैं, अगर वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ही
इलेक्शन है और बीजेपी वहां कहीं स्टैंड नहीं करती है तो ये लोग कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। लेकिन जहां पर इनको ये लगा कि कांग्रेस और आप के चलते कहीं ऐसा नहीं हो कि बीजेपी जीत जाए, तो उस स्थिति में मुस्लिम कितनी भी नाराजगी हो आम आदमी पार्टी से उसी को वोट देगा। और केजरीवाल इस बात को बखूबी समझते हैं और सभी लोग समझते हैं, हम ही समझ रहे हैं बिल्कुल कि मुस्लिम्स के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। केजरीवाल वहां पर जाए नहीं जाए प्रचार करने, जो भी मुस्लिम जीत के आएगा वो उसकी सरकार को सपोर्ट करेगा और वो जहां बीजेपी स्ट्रांग है उसको हराने के लिए वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जहां तक बीजेपी से जो नाराजगी है मुस्लिम्स की, उसका एक मुख्य कारण है। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विरासत और संस्कृति, इसमें वो हमारी पुरानी विरासत को ले के चल रही है और पुरानी विरासत भारत की हिंदू और सनातनी है। बिल्कुल। तो वहां कोई डिस्प्यूट नहीं है, किसी को उनकी डायरेक्शन में डिस्प्यूट नहीं है। जहां तक सरकार का सवाल है, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि उसमें मुस्लिम्स को उनकी जनसंख्या की आबादी से ज्यादा परसेंटेज में बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन बेनिफिट से एक समाज को कोई लेना देना नहीं है। उनका मतलब यह है कि भाई जो संस्कृति और विरासत है उसमें हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं है। तो इसलिए वो भाजपा को कभी वोट देंगे नहीं, भाजपा को जीतने के लिए कभी वोट नहीं देंगे। तो इसलिए इस चुनाव में बिल्कुल क्लियर पिक्चर है जो मुस्लिम्स वोट को लेकर के मैंने आपके सामने रखी। अब जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है, केजरीवाल जी को सबने देखा है, जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई है वो न्यू दिल्ली से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी तक वो न्यू दिल्ली से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इस जो चुनाव के प्रचार का जो मोमेंटम उन्होंने बनाने की कोशिश की कि जो बेसिक इश्यूज उनके रहे उससे हटकर के उन्होंने उस पर चुनाव लड़ने की कोशिश की ताकि उन मुद्दों पे बात नहीं हो, तो वो उनका नैरेटिव बन नहीं पा रहा है और उससे सीधा सीधा पॉलिटिकली ये मैसेज जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं खुद ये कहता था सब चैनल पे कि 18 से 20 जनवरी के बीच में एक कांग्रेस की लहर उठी थी, लेकिन उस लहर को कांग्रेस संभाल नहीं पाई। इनके बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान से हफ्ते भर के लिए गायब हो गए और वही क्रूशियल पीरियड था। वो लहर अब खत्म हो गई, नीचे चली गई। अब उसको दोबारा उबार पाना कांग्रेस के लिए संभव नहीं है। इसलिए जो टक्कर कांटे की अब रहेगी वो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में वापस उसी लेवल पे आ गई है। ये मेरा अपना असेसमेंट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अनंत जी हमारे पास बैठे हुए, लगता है लाइट आ गई, लगता है अनंत जी लाइट आ गई है। क्या आपको लगता है, आप तो मुसलमान वोट कभी बीजेपी को देता नहीं है और आप लोग कभी प्रयास भी नहीं करते हैं, क्या आपको लगता है इसी में बीजेपी का फायदा है? नहीं मुकेश जी, ऐसा नहीं है। देखिए अभी मैं बड़े भाई साहब की बात से सहमत हूँ, स्वामी जी की बातों से, कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, विगत लगभग 11 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है, दिल्ली के अंदर भी हमारी सरकारें रही हैं, तो हमने कभी भी विकास योजनाओं को लेकर कभी हमने भेदभाव नहीं किया कि कौन से समाज का है या कौन से धर्म का है। निश्चित तौर पे हमने जो काम किया है, हमने मुसलमानों के लिए भी काम किया है, हम मुसलमान भाइयों से भी अपील करते रहे हैं और निश्चित तौर पे इन्होंने जो संस्कृति की बात की और समाज की बात की, निश्चित तौर पे देश का जब बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पे हुआ था और उस आधार पे भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी। जब पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की जो नींव थी, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जरूर निश्चित तौर पे सभी के विकास की बात करता है, लेकिन पार्टी की नींव क्यों रखी गई थी, पार्टी ने किस तरीके से आज सरकार बना रही है, कई राज्यों में हमारी सरकारें हैं और हमने किस तरीके से काम किया सबका साथ सबका विकास को लेकर। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 11 वर्षों से सरकारें चला रहे हैं, कई राज्यों में चला रहे हैं, केंद्र में चला रहे हैं। हमने कभी भी योजनाएं, आज देखिए दिल्ली के अंदर जब झुग्गी झोपड़ी वालों को जब आवाज देने की बात हुई तो मुकेश जी आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि लगभग 30% अल्पसंख्यक समाज के लोग थे जिनको कि 1585 घरों में से 30% मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनको कि आवाज दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी विकास के मुद्दों पे कभी भेदभाव नहीं किया और आज भी हम, पोलिंग होना है परसों, आज प्रचार खत्म हो चुका है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जीत के लिए मुसलमान भाई भी हमें वोट देंगे जिस तरीके से हमारे भाई कह रहे थे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की 8 तारीख को सरकार बनेगी और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में सरकार चल रही है, तमाम धर्म और तमाम जाति के लोग इनसे
इनसे बिल्कुल नाराज हैं और इनको अब किसी तरीके से बदलने के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्प और कसम खा चुके हैं दिल्ली की जनता ने। रिजवी जी, क्या आपको लगता है जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं आनंद जी? देखिए, मुसलमानों को मिलता है भाई 30% हिस्सेदारी दी, और जो भी परियोजनाएं हैं वो मुसलमानों के लिए भी होता, अलग से तो उनको अलग तो किया नहीं जाता, लेकिन फिर भी मुसलमान क्या देता है? मुसलमान क्या देता है? हाँ। मुसलमान को क्या चाहिए? आप कह रहे हैं वोट तो आप देते नहीं है भाई, राजनीतिक पार्टी को क्या चाहिए आपसे? सिर्फ वोट ही तो चाहिए, अपनी जेब से देते हैं, वोट ही चाहिए ना। सूरज की रोशनी देते हैं, हवा देते हैं, हम जो है चांद की चांदनी देते हैं, हाँ, पहाड़ों के का सब्जा देते हैं। ये कोई देना? अरे सरकार है तो देगी क्या? 25 करोड़ या दिल्ली में जो लोग हैं उनको कोई भूखा थोड़ी मार देगी। लेकिन सवाल ये है कि सरकार में हिस्सेदारी हमारी क्यों नहीं है, बताइए। आप बैटिंग करवाते हो मुख्तार अब्बास नकवी से, अभी गली गली घूम के वोट मांग रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। आप जो है शाफिया इल्मी से बैटिंग करवाते हो, मुसलमानों से वोट मंगवाते हो, लेकिन मुसलमानों को आप क्या हिस्सेदारी देते हो सरकार में? हमें ये बताइए क्या देते हो आप नहीं देते हो। एक माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन बनता था, वो भी आपने हटा दिया। 72 मिनिस्टर हुए इस केंद्र में, वो भी आपने नहीं बनाया। आप जो है टिकट नहीं देते हो, क्यों नहीं देते हो? क्या डर है आपको? दिया तो था शुरू में सर, सर शुरू में तो दिया था टिकट, जहां टिकट दिया वहां जितवाते नहीं हो। केरला में दिया था ना टिकट, कहाँ जितवाते हो? कोई वोट ही नहीं मिलता है। 2014 के चुनाव में मुसलमान को दिया था ना टिकट। नहीं, आप सब जीत जो राज्य के चुनाव में भी तो दिया था टिकट, कहाँ आप जितवाते हो? आप तो नहीं, एक मिनट, अरे रुक जाइए ना, एक मिनट। हमारे अरे 70 में 30 आम आदमी पार्टी जीत गई थी, अध्यक्ष तो सब आप जीत गए थे क्या? तो मत दीजिए किसी को टिकट फिर, ये कौन सी बात है? अरे भाई, इससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर से नहीं जीते क्या? भूल गए क्या कि रामपुर से वो जीते थे? एक ही बार जीते थे, एक ही बार जीते थे, उसके बाद से आप लोगों ने कभी जीतने नहीं दिया। शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन आप लोग उसे कभी जीतने नहीं दिया। दूसरी बात कि अरे भाई तो जीत के नहीं आए वो, हमें जीत के नहीं, क्यों? आपके कारण नहीं जीत पाए ना, अरे आपके कारण नहीं जीत पाए वो। शाहनवाज हुसैन बिहार से जीत के आए लोकसभा, एक बार केवल जीत के आए, पहली बार वाजपेयी जी के सभा में जीत के आए। वोट दे दे, कैसे दे देंगे भाई? आप कभी जीतने दिखाइए। नहीं, आप किसानों से, एक मिनट, जब किसानों ने आंदोलन किया तो किसानों से 17 मीटिंगें आप लोगों ने की सरकार। ठीक है, आ रहे धर्मेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, चलिए धर्मेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं भेजा आपने, ठीक है, अभी है ना क्या दुश्मनी है आपको मुसलमानों से? समय खत्म हो गया है जी। पर मैं आपको एक है ना, आज पूरे डिबेट में आप एक चीज बहुत ध्यान से देखिए सर, रिजवी साहब जिस तरह से बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, आपको लगता है कि दिल्ली का मुसलमान बीजेपी को वोट देगा? ये तो इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं। बिल्कुल जिस तरह वो एंटी बोल रहे हैं, तो मेरे को देखिए, मैं आपको एक बात बोलूं, कहीं पे भी डेटाबेस ये उपलब्ध नहीं है कि मुसलमान ने किसको वोट दिया, हिंदू ने किसको वोट दिया, क्योंकि हमारा इलेक्शन कमीशन कभी भी ये डिस्क्लोज नहीं करता है। लेकिन आप एक बात समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली की जो जनता है ना, वो इस बार हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर वोट करेगी, क्योंकि उनको ये रियलाइज हो गया है कि जो केजरीवाल जी को 10 साल का समय दिया गया था ना, उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, देखिए बीजेपी का मुझे कोई स्कोप नजर नहीं आता, बिकॉज मैं आपको खुद पर्सनली बता रहा हूँ, ग्राउंड पे दिल्ली के लोग इतने समझदार हैं जो ये कहते हैं कि सर देखिए, लोकसभा में बीजेपी को हमने जितवाया है ना, हम दिल्ली में विधानसभा बीजेपी को पावर में नहीं आने देंगे, क्योंकि हमको बैलेंस बना के रखना है। और आप देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए कोई स्कोप नहीं, क्योंकि आप देखिए पूरा प्रचार केजरीवाल जी के अराउंड हो रहा है, और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। आनंद जी आऊंगा आपके पास। आप ऐसा बात सुनिए कि हरियाणा में जहर मिला दिया, अब इतनी बड़ी यमुना में जहर मिलाने के लिए वहां के मुख्यमंत्री टैंक वैंक में जहर भर के लाएगा ना, कहाँ इंजेक्शन से जहर डाल देगा? बाद में कह रहे मैंने अमोनिया को यूज किया। वो देखिए क्या होता है, एट द एंड जब आप हार रहे होते हैं ना, तो आप है ना इंस्टीट्यूशन पर इल्जाम लगाना चालू कर देते हैं, क्योंकि मुद्दे बचे नहीं है, नेता उनके काम कर नहीं पा रहे हैं, करप्शन में वो फंस चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको मुख्यमंत्री बनने नहीं देगा, बाकी वो किसी को आगे नहीं देंगे। तो आम आदमी पार्टी ठीक है, आप मेरे को खुद पर्सनली बताइए, मनीष सिसोदिया जी कहां पे किस फ्रंट पे आके उन्होंने बीजेपी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया, बताइए। ठीक है, 40-40 कैंडिडेट उनके खिलाफ खड़े हुए हैं न्यू दिल्ली के सीट पे, कहां अरविंद केजरीवाल जी स्टैंड करते हैं? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, दिल्ली की जनता ये मन बना चुकी है कि जो कांग्रेस के समय में विकास हुआ था वो वापस लौट के आ सकता है अगर कांग्रेस को वोट दिया। जैसे सर ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि लहर चली थी, वो लहर से पूरी तरह बरकरार है, ग्राउंड पे वो लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस में बहुत अच्छी स्थिति में है। चलिए सर, ज्यादा समय नहीं है सर, 3 तारीख हो गया, 5 दिन के बाद हम लोग फिर बैठेंगे, तो फिर उसके बाद ये सारी चीजें जो आपने सब तो रिकॉर्ड हो रहा है, फिर मैं उसका जवाब 8 तारीख को लूंगा। रिजवी जी मैं जाऊंगा, उससे पहले आनंद जी कुछ बोलना चाह रहे थे, आनंद जी के बाद उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। आनंद जी 30 सेकंड कांग्रेस के हमारे मित्र आऊंगा, रिजवी जी आऊंगा। हाँ धर्मेश जी, आप लोकसभा चुनाव आपके साथ मिलकर लड़े और दिल्ली की जनता ने आप दोनों दलों को नकार दिया। तो लोकसभा के हिसाब से अगर देखिए
तो लगभग 56 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में लीड किया था, और दोनों दल के लड़ने के बाद। तो लोकसभा के चुनाव के अभी 7-8 महीने ही हुए हैं, तो दिल्ली की जनता, 3.25 करोड़ जनता ने जो लोकसभा में जो रिजल्ट दिया था, हमें पूर्ण विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में भी वही परिणाम बने, उससे बेहतर। आनंद जी 14 और 19 में भी इसी तरीके का डेटा था, 14 और 19 में भी यही डेटा था, इसलिए डेटा के आधार पे दिल्ली की चुनाव जो दिल्ली की जनता डेटा के आधार पर नहीं सर, अलग अलग चुनाव वोट डालती है। और मुकेश जी, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस की अच्छी सीटें आती है और सरकार बनाने की स्थिति बनती है तो मैं खुद स्टूडियो में आके आपके साथ है ना मिठाई खाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगा 8 तारीख का। ठीक है, मैं लास्ट कमेंट देव साहब बैठे हैं, बहुत देर से सुन रहे हैं दोनों प्रवक्ताओं को सभी जी। देखिए, चलिए आपको याद तो आए मुकेश जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों से बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि किया कुछ भी नहीं है इन्होंने। जैसे ही कोई कुछ बोलता है तो पूर्वांचलियों को गाली देना शुरू करते हैं, ये मैथिल लोगों को गाली देना शुरू करते हैं, महिलाओं को गाली देना शुरू करते हैं। अभी तो बजट में इतना दे दिया पूर्वांचलियों को, बिहारियों को, अभी तो कोई गुंजाइश नहीं रही आपके लिए। आप एंकर हैं, वहीं से डिबेट इंटरप्ट मत करिए। सर, समय की कमी है, रिजवी साहब बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं। बहुत अच्छे से लोगों को सुना आपने, मुझे बोलने का भी मौका अच्छे से नहीं दिया, तो अब सुन लीजिए जरा। जल्दी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बताने के लिए कुछ है नहीं उनके पास, तो जनता के बीच में जा रहे हैं और गुंडागर्दी शुरू कर दी है। नई दिल्ली में मीडिया को पीटने से लेके हो या कोई भी कार्यकर्ता दिखता है उसको मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, गुंडा राज बना रखा है। 13 गैंगस्टर से भाई साहब कोई विश्वास नहीं करेगा देव जी भाई, चुनाव के टाइम में नेता किसी को पीटते नहीं है। ठीक है सर, समझ गए सर, समय की कमी है सर। रिजवी साहब बहुत देर से हाथ उठाए हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गया। रिजवी साहब समय की कमी। ठीक है देव साहब, हो गया सर। रिजवी जी, मैं कहना चाहता हूं कि स्वामी जी ने जो कहा कि मुसलमानों के पास महदूद रास्ता है, बिल्कुल गलत है। ये बीजेपी के साथ पास महदूद होगा, मुसलमानों के पास लामहदूद है, क्योंकि कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी है, बीजेपी और नोटा है। तो इसलिए मुसलमानों को आप महदूद मत कहिए, और मुसलमान हमेशा सोच समझ के डेमोक्रेटिक तरीके से वोट करता है। जो अच्छा कैंडिडेट होता है, जो अच्छी सरकार, ये बात तो गलत कह रहे हैं। एक बात क्राइटेरिया है बीजेपी का, मुसलमानों का एक बात क्राइटेरिया होता है, जो बीजेपी को हरा कौन रहा है, कैंडिडेट रहा है, उसको दे दो वोट। अब ये अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है कि टक्कर में जो आएगा उसको मुसलमान का वोट मिल जाएगा। चलिए मैंने 10 सेकेंड हमारे पास है। मुमताज जी की बात का जवाब देता हूँ कि बनारस में मुस्लिम्स को मोदी से अच्छे दूसरे कैंडिडेट लगे, इसीलिए जो जहां पे 100% पॉपुलेशन थी वहां मोदी जी को 5 वोट मिले, उनके पन्ना प्रमुख ने भी वोट नहीं दिया। तो ये कहते हैं ना, जो कैंडिडेट हमें अच्छा लगता है। अब बीजेपी वाली कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आनंद जी जरा फिर से सोचिएगा, बनारस में तो किसी ने नहीं वोट दिया सर। ये रामपुर में इनके नकवी की कंस्टिट्यूंसी में भी यही हुआ। उनकी कंस्टिट्यूंसी में उनके घर में जहाँ है वहां पर उनको 1 वोट मिला केवल। पता नहीं नकवी जी ने वोट नहीं दिया कि उनकी पत्नी ने नहीं दिया। 7 वोटर थे उनके घर में, 1 वोट मिला केवल उस बूथ पे। तो ये सब सारी चीजें तो सबके सामने है। रिजवी जी, फिर भी आप कह रहे हैं सबका विश्वास है, टिकट नहीं देती है, जितवाती नहीं है, ये चीजें साफ है। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, 8 तारीख को फिर बात करेंगे। हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आनंद जी आपका, सुरेंद्र स्वामी जी आपका, धर्मेश जी आपका, देव जी आपका और रिजवी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया। और मुसलमानों को लेकर के दिल्ली में जो राजनीति चल रही है, मुसलमान जिसके साथ जाएंगे वो जीतेंगे, वैसी बात नहीं है, लेकिन मुसलमान जिसके साथ जाएंगे वो विपक्ष में मजबूत जरूर होगा। ये चीजें हैं, और मुसलमान को यह तय करना है कि वो आम आदमी पार्टी को साथ जाएगी या कांग्रेस के साथ जाएगी, क्योंकि जिसके भी साथ जाएगी सरकार, अगर इन दोनों में से किसी की बनती है तो वो उनके साथ ही, कहीं से भी बीजेपी के साथ वो नहीं आएगी किसी भी तरीके से। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।